पढ़ लो चाहे जहां से, नंबर आएंगे यहीं से। अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो आप लोग मुझसे जुड़ जाइएगा, मैं आपको बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में टॉपर बना दूंगा, यानी शून्य से शिखर की। अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए। आज हम इस क्लास में प्रश्नावली 6.1 के बचे हुए प्रश्नों को हल करके दिखाएंगे। प्रश्नावली 6.1 में केवल 7 प्रश्न बचे हुए हैं, तो सातों प्रश्नों को बहुत ही आसान विधि से हल करके दिखाएंगे, और वो भी ट्रिक की सहायता से। तो एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। 12वां प्रश्न, तो प्रश्न नंबर 12 को हल करते हैं। हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। इसके कहने का मतलब यह है कि बुलबुले की त्रिज्या में परिवर्तन की दर। आगे, बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, यानी बुलबुले के आयतन में परिवर्तन की दर मेरे को ज्ञात करके देनी है। क्या ज्ञात करना है? dB/dt, इसका मान ज्ञात करके देना है। आगे, जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, यानी बुलबुले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, तो प्रश्न में जो दिया हुआ है सबसे पहले उसे हम नोट करेंगे। नोट करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि बुलबुले की त्रिज्या क्या है। ठीक है, बुलबुले की त्रिज्या मेरे को नहीं पता तो हम मानेंगे, लेकिन उससे भी पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो बुलबुला होता है वो गोल होता है, यानी गोलाकार होता है, तो हम मानेंगे, माना गोलाकार बुलबुले की त्रिज्या। ओके, तो मान लेते हैं। प्रश्न नंबर 12वां, माना गोलाकार बुलबुले की त्रिज्या बराबर r। अब जो प्रश्न में दिया हुआ है उसे हम नोट करेंगे, तो लिखेंगे दिया है। ओके, जो दिया हुआ है उसे नोट करेंगे। बुलबुले की त्रिज्या में परिवर्तन की दर, और बुलबुले की त्रिज्या क्या है? r, तो dr/dt का मान दिया हुआ है। कितना? यानी त्रिज्या की दर बढ़ रही है तो प्लस का चिन्ह लेंगे, 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब यहां पर जो मान ज्ञात करना है जिसका, उसे नोट करेंगे। बुलबुले के आयतन में परिवर्तन की दर, यानी इसका मान ज्ञात करके देना, तो नोट करेंगे dB/dt। बुलबुले की त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या का मान कितना? 1 सेंटीमीटर, r का मान। ठीक है, अब इसने कहा है कि बुलबुले के आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, तो हम गोलाकार बुलबुले के आयतन का सूत्र लगाएंगे, तो लिखेंगे चूंकि गोलाकार बुलबुले का आयतन, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो मैंने लिखा गोलाकार बुलबुले का आयतन। अब जो बुलबुला होता है वो गोल होता है, ठीक है, तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे गोले का आयतन या गोलाकार बुलबुले का आयतन, तो लिखेंगे गोले का आयतन। आयतन को हम 20 से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि अंग्रेजी में वॉल्यूम कहते हैं। अब गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला तो मैं लिख देता हूं, 4/3 पाई r की घात 3, यह सूत्र होता है, अच्छी तरह से तैयार कर लेना। अब हम किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे? t के सापेक्ष, तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर। इस लाइन का मतलब यही होता है कि दोनों ओर d/dt लेने पर, तो दोनों ओर d/dt लेंगे, इसे नोट करेंगे। ठीक है, अब हम अवकलन करेंगे, b को d के साथ लिखेंगे, इसको हम बाहर निकालें क्योंकि अचर राशि है, 4/3 पाई अचर राशि है, d/dt r की घात 3 dB/dt, इसको मैंने सेम टू सेम नोट किया, 4/3 पाई। अब यहां पर चर की पावर अचर घात है, तो अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी, 3 पहले आएगा और एक घात घटेगी, तो घात 2 बचेगी। ओके, कितनी घात बचेगी? 2 घात बचेगी। अब हम पुनः करेंगे अवकलन दोबारा, क्योंकि स्वतंत्र चर और परतंत्र चर, ठीक है, अलग अलग है, ठीक है, डिफरेंट है, तो 2 बार अवकलन करेंगे। एक बार मैंने कर लिया किसका? r की घात 3 का, यानी चर की पावर अचर है, तो इसका कर लिया। अब हम r का करेंगे। ओके, dB/dt
3 से 3 को काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 4 पाई आर स्क्वायर। आर को हम डी के साथ लिखेंगे बट्टे डी टी। अब हम मान रखेंगे इसका और इसका, तो मान रखते हैं आर का मान, बुलबुले की त्रिज्या 1, इसका मान त्रिज्या में परिवर्तन की दर, ठीक है, बुलबुले की त्रिज्या में परिवर्तन की दर 1/2, ठीक है, 4 पाई गुणा 1 की पावर चाहे हजारों चाहे 10,000 उसका मान एक ही रहता, ठीक है, तो 1 गुणा 1/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो डी बी अपान डी टी बराबर 2 एकम 2, 2 पाई। अब इसका हम मात्रक लिखेंगे, ठीक है, आयतन में परिवर्तन की दर। अब यहां पर क्या है, त्रिज्या में परिवर्तन, जो त्रिज्या में परिवर्तन की दर दी हुई है, इसका मात्रक किस रूप में है, सेंटीमीटर में और सेकंड में है। क्लियर? तो इस मात्रक की सहायता से ही हम इसका मात्रक लिखेंगे कि आयतन में परिवर्तन की दर। क्लियर? यहां पर क्या है 2 पाई, तो आयतन है, और आयतन का मात्रक किसमें होता है, यानी बी क्या है आयतन, आयतन का मात्रक किसमें होता है, घात 3 में होता है, घन में, ठीक है, घन में होता, तो यहां पर क्या है सेंटीमीटर, तो घन सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर की घात 3। टी क्या है समय, और यहां पर त्रिज्या में परिवर्तन की दर है, तो समय किसमें है सेकंड में, तो हम सेकंड लिखेंगे। यही मेरा फाइनल आंसर है। तो प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद 13वें प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 13, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास इतना है, ठीक है, जो गोलाकार गुब्बारा है, गोलाकार जो गुब्बारा है इसका गुब्बारे का व्यास ये है, x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, यानी आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करके देनी है। ओके, तो इस प्रश्न में जो दिया हुआ उसे हम नोट करेंगे, तो लिखेंगे दिया है, लेकिन नोट करने से पहले हम ये देखेंगे कि गोलाकार जो गुब्बारा है इसकी त्रिज्या पता मेरे को नहीं पता, तो सबसे पहले हम मानेंगे, ठीक है, माना गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या बराबर आर। अब जो दिया हुआ है उसे हम नोट करेंगे, तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, गोलाकार गुब्बारे का व्यास, या हम कहें गुब्बारे का व्यास, गुब्बारे का व्यास नोट करेंगे 3/2 ब्रैकेट में 2x + 1। ओके, अब हम त्रिज्या का मान निकालेंगे सबसे पहले इस व्यास की सहायता से। अब चूंकि हम जानते हैं कि जो व्यास होता है वो 2 गुना होता है त्रिज्या से, ठीक है, यानी त्रिज्या आधी होती है, तो सूत्र क्या होता है मैं लिख देता हूं, त्रिज्या बराबर व्यास बट्टे 2, ये सूत्र होता है, इसकी सहायता से हम आर का मान निकालेंगे। तो गुब्बारे की त्रिज्या क्या मानी मैंने आर, तो आर। अब व्यास क्या है यह नोट करेंगे 3/2, ठीक है, ब्रैकेट में 2x + 1। ओके, बट्टे में 2, इसके बट्टे में कुछ नहीं है, 2 के तो 1 मान लेते हैं, ऊपर वाले की नीचे वाले से गुणा, बीच वाले की बीच वाले से गुणा। आर बराबर 3/2 दूनी 4, 2x + 1, तो ये गुब्बारे की त्रिज्या का मान निकला है। ओके, अब जिसका मान ज्ञात करना है उसे हम नोट करेंगे। क्या ज्ञात करना है, x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर। कहने का मतलब यह है कि x के सापेक्ष गोलाकार गुब्बारे के आयतन में परिवर्तन की दर, किसके सापेक्ष, x के, dV/dx, इसका मान ज्ञात करके देना है। ओके, तो हम लिखेंगे यहां पर क्या है गोलाकार गुब्बारा, और किसका मान ज्ञात करके देना है, आयतन में परिवर्तन की दर, तो हम लिखेंगे गोलाकार गुब्बारे का आयतन। चूंकि गोलाकार गुब्बारे का
आयतन। अब जो गुब्बारा होता है वो गोलाकार होता है यानी गोल होता है, तो हम लिखेंगे गोलाकार गुब्बारे का आयतन बराबर गोले का आयतन, लेकिन मैं ब्रैकेट में लिखूंगा, ठीक है, गोले का आयतन। ठीक है, तो मैंने लिखा गोलाकार गुब्बारे का आयतन और ब्रैकेट में मैंने लिखा गोले का आयतन, और आयतन को हम वॉल्यूम कहते हैं, 20 से प्रतिशत करते हैं बराबर। अब गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, 4/3 पाई r की घात 3। अब हम किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष, तो लिखेंगे दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर या x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इस लाइन का मतलब यही होता है कि दोनों ओर d/dx लेने पर, d/dx b बराबर d/dx, इस मान को नोट करेंगे। ओके, b को हम d के साथ लिखेंगे, db/dx, इसको हम बाहर निकालेंगे, अचर राशि है, 4/3 पाई d/dx r की घात 3। ठीक है, इसे सेम टू सेम नोट करेंगे। चर की पावर अचर है, हम r की घात 3 का अवकलन करेंगे, चर की पावर अचर है तो अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी। ठीक है, अब यहां पर स्वतंत्र चर और परतंत्र चर अलग अलग है, डिफरेंट, तो हम दोबारा अवकलन करेंगे, 2 बार होगा, एक बार मैंने कर लिया चर की पावर अचर का यानी r की घात 3 का, अब हम r का करेंगे किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। ओके, db/dx db/dx, अब 3 एकम 3 3 एकम 3 काटेंगे तो 4 पाई गुणा r स्क्वायर गुणा d/dx और r। अब हम r का मान पुट करेंगे यानी रखेंगे, r का मान रखेंगे, गुब्बारे की त्रिज्या यह है, गुणा d/dx, r का मान रखेंगे क्या है, 3/4, ठीक है, ब्रैकेट में 2x + 1, गुब्बारे की त्रिज्या मैंने, ठीक है, इस व्यास से निकाली है जो गुब्बारे का व्यास है। पूरे की घात 2 है तो हम कह सकते हैं 3/4 की घात 2 और इसकी घात 2, ठीक है, 2x + 1 पूरे की घात 2, इसकी घात 2, इसकी घात 2, जब इसकी घात 2 करेंगे हम 3/4 पूरे की घात 2, अब यहाँ पर 2x + 1 पूरे की घात 2। ओके, अब हम अवकलन करेंगे, इसका अवकलन करेंगे तो इसको बाहर निकालें क्योंकि अचर राशि है। ओके, सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम अगली स्टेप लिखेंगे क्योंकि मेरे पास स्पेस यानी स्थान कम है। db/dx, इसका मान ज्ञात करके देना है, तो आप लोग यहां से नोट करना, db/dx बराबर 4 पाई गुणा यानी 4 पाई, अब यहां पर 9/16, 3 3 9 4 4 16 गुणा 2x + 1 पूरे की घात 2 गुणा 3/4। इस ब्रैकेट के अंदर 2 पद हैं, प्रत्येक पद का x के सापेक्ष अवकलन होगा तो प्रत्येक पद को हम d, ठीक है, /dx देंगे, प्रत्येक पद का x के सापेक्ष अवकलन होगा तो प्रत्येक पद को हम d/dx देंगे। ओके, तो इसे मैं रब करता हूं, मैंने लिखा db/dx 4 पाई गुणा, अब यहां पर 3 3 9 4 4 16, फिर इसे नोट किया, फिर 3/4 को नोट किया, अब ब्रैकेट में 2 पद हैं, प्रत्येक पद को मैंने d/dx दिया। ओके, उसे मैं रब करता हूं। अब हम हल करेंगे,
तो 4 से 4 कटेगा, 27 हो जाएगा पाई बट्टे 16, तो x प्लस 1 पूरी की घात 2। अब हम इसका अवकलन करेंगे इस पद का, तो 2 को हम बाहर निकालेंगे, अचर राशि है, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, चूंकि d/dx x का x के सापेक्ष अवकलन 1, ठीक है, तो 1 प्लस है तो प्लस। अब 1 है अचर राशि, यानी 1 का अवकलन करेंगे तो 0, 27 पाई बट्टे 16 गुणाई से नोट करेंगे, 2 एकम 2, ओके, 2 एकम 2, 2 अट्ठो 16, क्लियर। तो नोट करेंगे dv/dx बराबर 27 पाई बट्टे 8, ठीक है, 2 एकम 2, 2 अट्ठो 16, इसे नोट करेंगे। यही मेरा फाइनल आंसर है, ओके। तो मेरे प्यारे दोस्त प्रश्न नंबर 13 कंप्लीट हो गया है, यही मेरा फाइनल आंसर है। आई होप समझ आया होगा, तो आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम 14वें प्रश्न को हल करेंगे, प्रश्न नंबर 14 को। तो प्रश्न नंबर 14 को हल करते हैं। एक पाइप से रेत 12 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से गिर रही है, यानी जो रेत गिर रही है पाइप से, रेत की स्पीड इतनी है, इतनी दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है, यानी कोन बनाती है, जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, यानी मेरे को ज्ञात करके देना है। क्या ज्ञात करना है? शंकु की ऊंचाई में परिवर्तन की दर, यानी dh/dt। शंकु की ऊंचाई में परिवर्तन की दर, इसका मान मेरे को ज्ञात करके देना है, dh/dt का मान। आगे जबकि ऊंचाई यानी शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद जो दिया हुआ उसे हम नोट करेंगे, उसके बाद हम प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। एक पाइप, एक पाइप, इससे रेत गिरेगी, ठीक है, गिर रही है, रेत गिरेगी तो एक शंकु बनेगा, एक शंकु। यह है शंकु, आप लोग कॉपी पर अच्छी तरह से बना लेना। यह है शंकु, ठीक है। यह क्या है? रेत, शंकु। और जो रेत गिर रही है इसकी स्पीड कितनी है, कितनी दर से गिर रही है? 12 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से, ओके। यह शंकु, हम मान लेते हैं शंकु की त्रिज्या r, शंकु की ऊंचाई h, ओके। मैंने त्रिज्या r मान ली है ना। अब जो प्रश्न में दिया हुआ है सबसे पहले उसे नोट करेंगे, उसके बाद ही हल करेंगे। तो क्या दिया हुआ है? एक पाइप से रेत 12 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। जब रेत गिर रही है तो क्या बन रहा है? शंकु। तो कहने का मतलब ये यहां पर है दर, तो शंकु के आयतन में परिवर्तन की दर। तो नोट करेंगे, लिखेंगे दिया है, ओके, दिया है। तो क्या है? शंकु के आयतन में परिवर्तन की दर dv/dt, इसका मान दिया हुआ है कितना? 12 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ओके, क्लियर। आगे गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। कहने का मतलब ये है h बराबर, यानी ऊंचाई, मैं हिंदी में लिख देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ऊंचाई, ठीक है, जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है, यानी त्रिज्या का छठा भाग है, आधार की त्रिज्या का छठा भाग है, ओके। तो ये है शंकु की ऊंचाई h मानी मैंने। अब यहां पर आधार की त्रिज्या यानी शंकु की त्रिज्या r बट्टे 6, तो 6h यहां पर हम हल करेंगे तो 6h हो जाएगा, यानी r बराबर 6h।
ओके, अब शंकु की ऊंचाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर है, लेकिन मैंने यहाँ पर मानी है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि एच का मान कितना है? एच बराबर 6 सेंटीमीटर, 4, 6 नहीं 4, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पर क्या ज्ञात करके देना है? रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, यानी शंकु की ऊंचाई में परिवर्तन की दर ज्ञात करके देनी है। किसका मान ज्ञात करके देना है? इसका dH/dt। ओके, इसका मान ज्ञात करके देना है। शंकु की ऊंचाई में परिवर्तन की दर, क्लियर। अब हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? किसका सूत्र लगाएंगे? इसने कहा है कि यहाँ पर आयतन की बात हुई है, तो हम शंकु के आयतन का सूत्र लगाएंगे, क्योंकि शंकु का आयतन को हम वॉल्यूम कहते हैं, बी से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई r की घात 2 h, ये सूत्र होता है। अब हम किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे? t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d/dt और इधर b बराबर d/dt 1/3 पाई r की घात 2 h। ओके, इसको b को हम d के साथ लिखेंगे, इसको बाहर निकालेंगे, अचर राशि है, पाई/3, ठीक है। अब यहां पर d/dt r² गुणा h, ये है ना। अब हम क्या करेंगे? r का मान रखेंगे इसमें, उसके बाद अवकलन करेंगे। r का मान क्या है? 6h पूरी की घात 2 गुणा h। ओके, r का मान हम यहां पर भी रख सकते थे, ठीक है, और यहां पर भी रख सकते थे, तो मैंने यहां पर रख दिया 6×36 h की घात 2 गुणा h, ठीक है। 36 को हम बाहर निकालें क्योंकि अचर राशि है। छत्तीस को मैंने बाहर निकाला, h की घात 3 d/dt और h की घात 3। ओके, dB/dt काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 12 पाई, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 पाई dB/dt। अब हम अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, तो चर की पावर अचर, अचर घात पहले आएगी, एक घात घट जाएगी। ओके, अब हम पुनः करेंगे अवकलन दोबारा, क्योंकि यहां पर स्वतंत्र चर परतंत्र चर डिफरेंट है। अब हम किसका करेंगे? h का। तो यहां पर हम गुणा कर लेते हैं, 12 × 3 = 36 पाई गुणा h की घात 2 गुणा dH/dt। h को हम d के साथ लिखेंगे। अब हम मान रखेंगे h का और इसका मान किसका ज्ञात करके देना है? dH/dt का, ठीक है, इसका मान ज्ञात करके देना, तो इसका मान रखेंगे, इसका देखेंगे क्या है मान, इसका मान कितना है? dB/dt का 12, इसका मान h का, शंकु की ऊंचाई r की घात 2 गुणा dH/dt, इसका मान ज्ञात करके देना है, ठीक है। तो यहां पर 12 बराबर 36, हम काट देते हैं, 12 एकम 12, 12 × 3 = 36, ठीक है। तो एक बचेगा बराबर 3 पाई। ओके, अब यहां पर 4 चौक 16 गुणा dH/dt, तो यहां पर 48 हो जाएगा, 16 × 48 पाई गुणा dH/dt। तो इसको हम बट्टे में लाएंगे क्योंकि गुणा में है,
इसको हम इधर लिखेंगे, इसको दूसरी तरफ, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। dh/dt बराबर 1/48 पाई। अब यहां पर ऊंचाई में परिवर्तन की दर है, तो इसका मात्रक क्या होगा, तो हम इसकी सहायता से लिखेंगे। जो यहां पर आयतन में परिवर्तन की दर दी हुई है, ठीक है, आयतन में परिवर्तन की दर दी हुई है, तो इसका मात्रक किस रूप में है, सेंटीमीटर में है और सेकंड में है, ठीक है, सेंटीमीटर में है और सेकंड में है। तो यहां पर हम ऊंचाई में परिवर्तन की जो दर है, इसका मात्रक इसकी सहायता से लिखेंगे। तो यहां पर क्या है, h का मात्रक क्या है, यानी ऊंचाई का सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर प्रति, यानी दर है तो प्रति का चिन्ह लगाएंगे। अब नीचे क्या है, समय यानी टाइम, समय, और समय किसमें है, सेकंड में, तो प्रति सेकंड। यही मेरा फाइनल आंसर है। तो मेरे प्यारे दोस्त, प्रश्न नंबर 14 भी कंप्लीट हो गया। आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम 15वें प्रश्न को हल करेंगे। पंद्रहवां प्रश्न। अब हम प्रश्न नंबर 15 को हल करते हैं। एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन से संबंध कुल लागत cx रुपए में, और यहां पर cx का मान दिया हुआ है, से प्रदत्त है। सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन दिया गया है, यानी जो x का मान है 17। तो इस प्रश्न में जो दिया हुआ है, सबसे पहले उसे नोट करेंगे, उसके बाद ही प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। तो नोट करेंगे x इकाइयों, तो लिखेंगे दिया है x इकाइयों, x इकाइयों के उत्पादन की कुल लागत, इसे नोट करेंगे, ठीक है। cx के मान को नोट करेंगे, 0.07 x की घात 3 माइनस 0.003 x की घात 2 प्लस 15x और प्लस 4 से वो 4000। ओके, अच्छी तरह से नोट करना, अगर एक भी पॉइंट गड़बड़ हुआ तो उत्तर नहीं आएगा। cx बराबर 0.007 x की घात 3 माइनस 0.003 x की घात 2 प्लस 15x प्लस 4000 से प्रदत्त है। किसका मान ज्ञात करके देना है, सीमांत लागत। सीमांत लागत ज्ञात करके देनी है। x का मान कितना है, 17, x बराबर 17, ठीक है। तो x का मान कितना है, 17। अब मेरे को किसका मान ज्ञात करके देना है, सीमांत लागत का। अब आपको यह सीख लेना है कि सीमांत लागत क्या होती है। यदि कोई वस्तु है और उस वस्तु को मैंने कुछ लागत लगा के बनाया है और अचानक उस वस्तु में वृद्धि हो जाए या कमी आ जाए और एक्स्ट्रा यानी अतिरिक्त मेरे को लागत लगानी पड़ जाए, तो उसे हम सीमांत लागत कहते हैं। मैंने कहा, आई रिपीट, यदि कोई वस्तु है और मैंने उस वस्तु को कुछ लागत लगा के बनाया है और अचानक उस वस्तु में वृद्धि हो जाए या कमी आ जाए और एक्स्ट्रा यानी अतिरिक्त मेरे को लागत लगानी पड़ जाए, तो उसको हम सीमांत लागत कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको हम डालेंगे समीकरण 1 और इसका हम x के सापेक्ष अपकरण करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अपकरण करने पर, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ओके, मैंने लिखा समीकरण 1 का x के सापेक्ष अपकलन करने पर, या हम कहें समीकरण 1 में x के सापेक्ष अपकलन करने पर, बात एक ही है। तो हम दोनों ओर d/dx लेंगे, cx बराबर d/dx, इसे नोट करेंगे 0.007 x की घात 3 माइनस है माइनस 0.003 x की घात 2, ओके, प्लस है प्लस 15x प्लस 4000 है तो 4000, ओके, ये है। अब हम क्या करेंगे, ठीक है,
इसको हम इसके साथ लिखेंगे डी के साथ सी एक्स को। ओके, यहां पर हम इस प्रकार से लिखेंगे, ये सी है, ये एक्स है, ठीक है। अब हम सी एक्स को डी के साथ लिखेंगे अपॉन एक्स। क्लियर। इस ब्रैकेट के अंदर कितने पद हैं? 1 2 3 4, चारों पदों का एक्स के सापेक्ष अवकलन होगा, तो चारों पदों को हम डी अपॉन डी एक्स देंगे, ठीक है। तो हम इसका अवकलन करेंगे, जब इसका अवकलन करेंगे तो यह अचर राशि बाहर निकालेंगे 0.007। चर की पावर अचर है तो अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी। ओके, माइनस है तो माइनस। इस पद का अवकलन करेंगे तो इसको हम बाहर निकालेंगे क्योंकि अचर राशि है 0.003। एक्स की घात 2 का अवकलन करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष, तो चर की पावर अचर है, अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी, तो इसका अवकलन 2x हो जाएगा, ठीक है। अब हम इस पद का करेंगे अवकलन, तो 15 को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है, और एक्स के सापेक्ष अवकलन 1। ओके, प्लस अब इस पद का हम अवकलन करेंगे तो 4000 अचर राशि है, अचर राशि का अवकलन 0 होता तो 0 आएगा, बट्टे dx। क्लियर। अब हम गुणा करेंगे 21.3 के बाद 1 2 3, ये आएगा x की घात 2। अब गुणा करेंगे यहाँ पर 0.006 x प्लस 15। अब हम x का मान रखेंगे, x बराबर 17 रखने पर, ओके, इसमें रखेंगे x का मान बट्टे dx, तो x का मान रखेंगे, ठीक है, इधर रखेंगे। सत्रह की घात 2 माइनस 0.06 x के स्थान पर 17 प्लस 15। ओके, अब हम गुणा भाग करेंगे और मेरे को फाइनल आंसर सीमांत लागत मिल जाएगी, ठीक है। तो 17 गुणा 17 289। अब इसकी गुणा करेंगे, 17 अपना 50, 17 छंगा 102, पॉइंट कितने के बाद 1 2 3 के बाद 1 2 3, तो ये आएगा, ठीक है, जब हम गुणा करेंगे, और प्लस 15। अब हम इसकी गुणा करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो। यहाँ पर 0.0, ठीक है, हम नीचे लिखेंगे, गुणा कर लेते हैं सबसे पहले। नौ एकम 9, 9 दूनी 18, 0, ठीक है, फिर 8 के करेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 0। अब 2 की करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 0 फिर 0, तो यहाँ पर 9 आएगा, 16 के 6 हासिल 1, ठीक है, 2 और 6 8, 10 का सिपर हासिल 1 5, 1 के 6 0 0, पॉइंट कितने के बाद 3 के बाद 1 2 3 यहाँ पर आएगा। तो मैंने गुणा की, इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6.069, ये आएगा, ठीक है, माइनस 0.102 प्लस 15। अब हम प्लस वाले अलग जोड़ेंगे, माइनस वाले अलग, प्लस का जोड़ेंगे, ठीक है। क्लियर। अब यहां पर कितना है 15 0 0, दाईं ओर हम अपनी सुविधा के अनुसार 0 बढ़ाएंगे। क्लियर। जोड़ेंगे 9 6, ठीक है, यहाँ पर 0 पॉइंट, फिर 11 का 1 हासिल 1 21, इसे जोड़ेंगे 15 को, तो कितना आएगा 21.069 माइनस 0.102। ओके, अब हम क्या करेंगे, हटाएंगे, ये प्लस का है और ये माइनस का है, 0.102 घटाएंगे तो 7 बचेगा और 6, फिर इधर ढाई लेंगे, इधर 10 में से 1 जाएगा 9, फिर यहाँ पर 0 2 पॉइंट,
तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा, 2 0 यानी 20, ठीक है भाई, 20.967, यही मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है, ये मेरी सीमांत लागत है। क्लियर? तो आप लोग इसे नोट करिए, यही मेरा फाइनल आंसर है। तो प्रश्न नंबर मेरा 15 कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम 16वें प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 16, किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय, आमदनी या कमाई, आय का मतलब होता है आमदनी या कमाई, r, ठीक है, x रुपयों में और x का मान दिया हुआ है, से प्रदत्त है। सीमांत आय ज्ञात कीजिए जब x बराबर 7 है। तो सबसे पहले इसमें जो दिया हुआ है इस प्रश्न में उसे नोट करेंगे, उसके बाद ही प्रश्न को हल करेंगे। तो लिखेंगे दिया है, ओके, क्या दिया हुआ है, x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय कितनी है, और x का मान नोट करेंगे। तेरह एक्स स्क्वायर प्लस 26 x प्लस 15, x का मान 7। क्या ज्ञात करके देना है, सीमांत आय। अब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसका और x का। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ओके, तो दोनों ओर हम d/dx लेंगे, rx बराबर d/dx, इसे नोट करेंगे। अब हम rx को d के साथ लिखेंगे। इस ब्रैकेट के अंदर 3 पद हैं, प्रत्येक पद का x के सापेक्ष अवकलन होगा, तो प्रत्येक पद को हम d/dx देंगे। तो इस पद का हम अवकलन करेंगे तो 13 को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है। अब यहाँ पर x स्क्वायर क्या करेंगे, तो चर की पावर अचर घात है, तो अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी, ठीक है, प्लस है तो प्लस, इसका करेंगे तो 26 को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है। x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे 1 यानी 1, प्लस है तो प्लस, 15 का अवकलन करेंगे, 15 है अचर राशि, तो अचर राशि का अवकलन 0, ओके, drx बट्टे dx। अब 13 दूनी 26 x प्लस 26 एकम 26। अब हम x का मान रखेंगे, x बराबर 7 रखने पर drx बट्टे dx 26 गुणा 7 प्लस 26, ओके, तो 7 छंग 42 के 2 हासिल 4, 7 दूनी 14, 18, 208, यही मेरा फाइनल आंसर है। जोड़ेंगे प्लस का 182 प्लस का 26, 8 10 का 0 हासिल 1, 218, ठीक है। तो सीमांत आय ये है रुपए में, यही फाइनल आंसर है। तो आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम 17वें प्रश्न को हल करेंगे। अब हम प्रश्न नंबर 17 को हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 17 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न 17 तथा 18 में सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रश्न नंबर 17 और 18 दोनों बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी ऑब्जेक्टिव है, ओके। मेरे को ये चेक करके देना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो प्रश्न नंबर 17 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 17 में जो दिया हुआ है सबसे पहले उसे हम नोट करेंगे, उसके बाद ही हल करेंगे। तो देखेंगे कि प्रश्न में क्या दिया हुआ है। एक वृत्त की त्रिज्या, ठीक है,
6 सेंटीमीटर पर आर के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। यानी कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इस प्रश्न में जो दिया हुआ सबसे पहले उसे नोट कर लेते हैं। वृत्त की त्रिज्या दिया है, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर। अब जो मेरे को ज्ञात करके देना है, क्या ज्ञात करना है, r के सापेक्ष वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर dA/dr, इसका मान ज्ञात करके देना है। ठीक है, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, मैं सूत्र लिख देता हूं। चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल को हम एरिया कहते हैं तो ए से प्रदर्शित करते हैं, बराबर पाई आर स्क्वायर। अब हम दोनों ओर आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, ओके, तो आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे, दोनों ओर हम d/dr लेंगे, d/dr पाई आर स्क्वायर। अब हम a को d के साथ लिखेंगे, पाई को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है, d/dr आर स्क्वायर, dA/dr बराबर पाई। चर की पावर अचर है तो अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी। ओके, तो यहां पर 2 पाई आर। अब हम r का मान रखेंगे, तो लिखेंगे r बराबर 6 सेंटीमीटर रखने पर। ठीक है, रखने पर इसमें रखेंगे dA/dr बराबर 2 पाई, r का मान 6, तो 6 दूनी 12 पाई। अब क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, तो इसका मात्रक क्या होगा। इसका मात्रक लिखने से पहले हम देखेंगे कि त्रिज्या का मात्रक क्या है सेंटीमीटर में, तो वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब प्रति लगाएंगे क्योंकि दर है, r किस में है, त्रिज्या सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर। ये मेरा फाइनल आंसर है। तो हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, 12 पाई। ऑप्शन नंबर बी, ए गलत है, सी गलत है, डी गलत है। आई होप समझ आया होगा, क्लियर। तो प्रश्न नंबर 18 को अब हम हल करेंगे, तो सबसे पहले इसे नोट करिए। प्रश्न नंबर 18, एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय, आमदनी। ठीक है, आय का मतलब होता है आमदनी या कमाई, रुपयों में rx का मान दिया हुआ है, से प्रदत्त है जब x बराबर 15, x का मान है 15, तो सीमांत आय ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में जो दिया हुआ सबसे पहले उसे हम नोट कर लेते हैं, तो लिखेंगे दिया है x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय। ठीक है, rx का मान नोट करेंगे, rx बराबर 3x की घात 2 प्लस 36x प्लस 5। ठीक है, तो इसको मैंने नोट कर लिया। अब x का मान कितना है, 15। अब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। यहाँ पर ब्रैकेट में जो भी चर राशि होती है उसके सापेक्ष अवकलन करते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट में चर राशि क्या है, x, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर ब्रैकेट में जो भी चर राशि होती है उसके सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो दोनों ओर d/dx लेंगे, पांच। अब हम rx को d के साथ लिखेंगे, rx को इस ब्रैकेट के अंदर 3 पद है, प्रत्येक पद का x के सापेक्ष अवकलन होगा, तो प्रत्येक पद का हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जब इसका करेंगे तो 3 को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है। ठीक है, x की घात 2 का अवकलन करेंगे, तो चर की पावर अचर है, अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी, प्लस है तो प्लस। 36 को बाहर, जब इसका हम करेंगे अवकलन इस पद का, तो 36 को बाहर निकालेंगे क्योंकि अचर राशि है। x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, चूंकि d/dx x का x के सापेक्ष अवकलन 1, तो 1। ठीक है,
प्लस है तो प्लस, इसका करेंगे इस पद का, तो 5 अचर राशि का अपकलन होता है 0, तो 0 बट्टे dx बराबर, ठीक है, 6 प्लस 36। अब हम क्या करेंगे, x का मान रखेंगे, तो लिखेंगे x बराबर 15 रखने पर, तो x का मान रखेंगे, ओके। अब 15 छक्का 90, अब जोड़ेंगे 6 12 126, तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है, ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है, ठीक है, तो ऑप्शन डी सही है। आप लोग इसे नोट करिए। प्रश्न नंबर 18 कंप्लीट हो गया है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में प्रश्नावली 6.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। पढ़ लो चाहे जहां से, नंबर आएंगे यहीं से। अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो आप लोग मुझसे जुड़ जाइएगा। मैं आपको बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में टॉपर बना दूंगा, यानी शून्य से शिखर की ओर। तो मिलते हैं अगली क्लास में।